हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि डेडिकेटेड आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के या बिना किसी अमाउंट के। दैट मीन्स टोटल फ्री एजुकेशन। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड के इंडियन हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट्स को, जैसे मेजर इवेंट्स जो कि 1960 के बाद में हमारे इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं या काफी यादगार रहे हैं। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट, आज हम बात करने वाले ऐसे इवेंट्स के बारे में। थोड़े बहुत ट्रिवियाज दूंगा, थोड़े बहुत हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई चीजें आपने खुद ने भी देखी होंगी। तो हम आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। जब मैं इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करता हूं 1947 के टाइम पे, सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने किसका? इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। पूरे भारत में 400 से ज्यादा रियासतें हुआ करती थी और उन रियासतों को एक मिला के एक भारत की परिकल्पना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल लग रही थी। बट इसी टाइम पे हमारे एक महान पुरुष खड़े हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके साथ उनके ऑफिशियल्स, जिन्होंने इस काम को बखूबी निभाया और पूरे इंडिया को जो है एकजुट रखा। तो ये बेसिकली जो सबसे इनिशियल टास्क होता था हमारे लिए, या इनिशियल टास्क हुआ हमारी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए 1947 में। भाई जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, ये सब जो थे इन सबको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करा गया। फिर बात आती है हमारे इकोनॉमी के बारे में कि हम क्या इकोनॉमी अडॉप्ट करें, क्या मॉडल रहेगा हमारा। हम सोशलिस्ट की तरफ जाएंगे, हम कैपिटलिस्ट की तरफ जाएंगे, या कहीं ना कहीं हम हमारा ही मॉडल अपनाएंगे। भारत में गरीबी को कैसे बाहर निकालना है, एनर्जी जो क्राइसिस चल रहा था उसको कैसे कंप्लीट करना है, ये सब बहुत ही वेरियस सिचुएशंस हुआ करती थी, बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने जो सही लगा, जो हमारे लिए उस टाइम पे सही था, उस चीज को अपनाते हुए आज हमारे सामने हमारे भारत को खड़ा करा है। इसमें सिर्फ किसी एक इंसान का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है। चलिए, आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को एकजुट करने के बाद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज टू एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू सस्टेन एंड मेक अ प्लेस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी। कि भाई साहब, इंडिया को तीसरी दुनिया ना बोला जाए, दूसरी दुनिया ना बोला जाए, उसको एक मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए इकोनॉमी होना बहुत जरूरी है। फॉर दिस वी अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। हमने क्या अडॉप्ट करा? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जो कि क्या था? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल दोनों हुआ करते थे। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझे क्या है? कैपिटलिस्ट मतलब वो होता है जहां पे हम प्राइवेट एंटिटीज को एंट्री दे देते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं? मार्केट चलाने देते हैं। बट हमने भी क्या करा था? पहले यही करा था। एक बाहर की कंपनी यहाँ थी, उसको हमने बहुत पावर दी और कहीं ना कहीं उस कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, हम पे 200 साल राज करे। इस चीज को हमने समझते हुए क्या, किसकी तरफ रुख करा? सोशलिज्म के लिए। भाई सोवियत यूनियन क्या कर रहा है? सोशलिस्ट मॉडल ऑफ अपना रहा है। मतलब वहां पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टेट कंट्रोल कर रहा है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। बट उसके भी कुछ नुकसान जरूर थे कि भाई प्राइसेस को लेके, डेवलपमेंट की पेस को लेके। तो हमने क्या करा? हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, जिसमें हमने कुछ अच्छे कैरेक्टर्स लिए हमने कैपिटलिस्ट के और कुछ कैरेक्टर्स लिए हमने सोशलिस्ट के। To bring India out of the underdeveloped stage and make India self-sustainable, we needed power, proper planning and management of resources. हमारे टाइम पे वहाँ पे एनर्जी के लिए, बिजली के लिए इतनी सोर्सेज नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो था हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, टेस्टिंग पावर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है थे बहुत इंपॉर्टेंट होती। इसके लिए हमें यूएसए ने भी हेल्प करी, रशिया ने भी, यूएसएसआर ने भी हेल्प करी हमारी। ठीक है, फॉर दिस वी नीड इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन। कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्लान कैसे बनाना है, उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाते हैं हम इंडिया में 15 मार्च 1950 को। और फाइनली 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को किस में बदल दिया जाता है? नीति आयोग में बदल दिया जाता है। और हमने 5 ईयर प्लान मॉडल अडॉप्ट करा, कि मतलब हम 5-5 साल के मॉडल करेंगे, 5-5 साल के क्या करेंगे? प्लान्स बनाएंगे और उसको अचीव करने पे फोकस करेंगे। ये कहाँ से इंस्पायर था? तो यूएसएसआर के 7 ईयर मॉडल से ये क्या था? इंस्पायर था। चलिए बात करते हैं हम मेजर इवेंट्स के बारे में। उठाएंगे 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके क्या करा गया? उसको नेशनलाइज करके क्या करा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। क्यों करा गया? बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब वित्तीय सेवाएं जो हैं हर एक इंसान तक पहुंच पाए। कैसे पहुंच पाएंगी? जब वो सरकारी होंगी, जब वो लोगों की खुद की होंगी। तो इस पर्पज से जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था उसको नेशनलाइज करा गया, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, ताकि जो फाइनेंशियल एड्स हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, वो हर एक इंसान तक पहुंच पाए। प्राइवेट बैंक्स की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इतना बिलीव नहीं करते। खैर,
आगे बात करते हैं 1958 आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्स्पा। आफ्स्पा बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जहां पे आर्मी को पावर दे दिया जाता है कि अगर कोई एक अनकंट्रोलेबल या डिस्टर्ब एरिया है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या लगाया जाएगा, आफ्स्पा लगाया जाएगा। दैट मींस आर्मी को पावर दी जाएगी कि आप वहां रिसाइड करें और वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, जो आपकी वहां की व्यवस्था है, वो कौन देखेगा, पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा, आर्मी देखेगी। शुरू में ये असम और नागा हिल्स में लगाया गया था, बट फॉलोइंग ईयर्स में आते आते, हर एक साल में आते आते पूरे ऑलमोस्ट 7 सिस्टर्स में आफ्स्पा को लगा दिया गया था। धीरे धीरे हटाया भी गया था, रिसेंटली इसको और पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो काफी हॉट टॉपिक रहा है ये आफ्स्पा भी। 1961 ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी टू सीज द कंट्रोल ओवर पोर्चुगीज एक्वायर्ड एरिया। गोवा, दमन एंड दीव का जो एरिया था वो पोर्चुगीज ने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो पोर्चुगीज को हटाने के लिए और ये एरियाज हमारे अंडर लाने के लिए हमने क्या करा, ऑपरेशन विजय चलाया 1961 में, ठीक है। और इस ऑपरेशन के सक्सेस के बाद ही पोर्चुगीज जो थे इन जगह को छोड़ के गए और इनको हमारे हवाले कर दिया गया। 1962 सीनो इंडियन वॉर, ठीक है, मतलब इंडो चाइना वॉर के बारे में बात हो रही है। किस पे हुई थी, अक्साई चीन वाले एरिया के लिए हुई थी। देखिए ये आपका कश्मीर, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, ये है अक्साई चीन, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन हो गया था किसका, चाइनीज फोर्सेस का। तो वहां पे कंट्रोल बैक करने के लिए हमने क्या करा, हमारा इंडो सीनो वॉर होता है, कंक्लूसिव नहीं रहा, कहीं ना कहीं समझौता हो गया और यहीं पे हमारी बना दी गई क्या, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। खैर जो आपकी मूवी है ना वो ट्यूबलाइट में जो उसका भाई जाता है सलमान खान का, तो वो इसी इंडो सीनो वॉर में जाता है। खैर तो बैटल्ड ओवर डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर विद चाइना और यहीं पे हमारी खींची गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए 1965 सेकेंड वॉर विद पाकिस्तान, पहला वॉर हो चुका था पहले ही, जब बोलते हैं कि जब वो कश्मीर फोर्सेस के अंदर आ गए थे ऑक्यूपाई करने के लिए और नेहरू जी ने अपनी फोर्सेस भेजी थी उनको स्टॉप करने के लिए, LOC बनाई थी। सेकेंड वॉर ऑफ पाकिस्तान चालू होता है ऑपरेशन जिब्राल्टर से, जो कि किसने लॉन्च करा था, पाकिस्तान ने लॉन्च करा था, ठीक है। किस लिए भाई, इन्होंने क्या करा था, कश्मीरियों को सपोर्ट करना चालू कर दिया था, अपने आर्म्स और फोर्सेस देना चालू कर दिए थे, साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन भी कर दिया था बैट का, बॉर्डर एक्शन टास्क फोर्स का, और क्या करा था, यहीं पे हमारी सेकंड जंग छिड़ जाती है किससे, पाकिस्तान से 1965। इसके बाद इंडस ट्रीटी साइन होती है। नेक्स्ट आता है 1966 ताशकंद कॉन्फ्रेंस। जब समझौता होता है तो वो USSR में होता है, क्या कहां होता है, USSR में होता है, और कहां होता है, ताशकंद में होता है। तो यहीं पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे अपने लाल बहादुर शास्त्री, उनकी बहुत ही एक अननोन रीजन से डेथ हो जाती है। एंड वो रीजन आज भी क्या है, पूरी की पूरी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसी पे एक मूवी बनी है ताशकंद फाइल्स, अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में। 1969 का टाइम था, इंदिरा गांधी पावर में थी, 14 बैंकों को, भाई साहब 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि वो 51% शेयर्स जो है उसके ओनरशिप के, वो कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट ओन करेगी। मतलब मिनिमम 51% अगर किसी पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स जो हैं अगर गवर्नमेंट ओन करती है तो उसको नेशनल बैंक बोला जाता है या नेशनलाइज बैंक बोला जाता है। तो ऐसे 14 मेजर प्राइवेट बैंक जो हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके शेयर्स खरीदे गए जबरदस्ती करके और उनका नेशनलाइजेशन करा गया। क्यों करा गया, इसी टाइम पे क्या हुआ था, आपका आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s के टाइम पे क्या आया था, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन में लाई गई थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो गए, आपकी मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, ये सस्ते नहीं हुआ करते थे, ये महंगे हुआ करते थे। तो लोगों को लोन प्रोवाइड कराना है, पैसा पहुंचाना है, तो इनफ्लो ऑफ करेंसी के लिए, इनफ्लो ऑफ कैश फ्लो के लिए क्या करा गया, 14 मेजर बैंक्स को क्या करा गया है, इनको नेशनलाइज करा गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो भी 1969 15 अगस्त को क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। 1971 थर्ड वॉर विद पाकिस्तान। भाई साहब ये तो गजब की कहानी है, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं, बहुत सारी मूवीज बनी है भाई। आपकी बेल बॉटम हो गई तो वो इसी पे बनी हुई है। आपके फिर अपन जब रोमियो अकबर वॉल्टर देखते हैं, रॉ जॉन अब्राहम की, वो इस पे बनी हुई है। मैक्सिमम केसेस जो थे आपके भाई अक्षय कुमार के रॉ के टाइम पे देख लीजिए, वो यहीं के टाइम पे बने हुए हैं, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम था जहां पे देखिए जब डिवीजन हुआ था
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। इसको आज हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से, बट ये उस टाइम पे हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान यहां हुआ करता था। तो बीच में क्या था, इंडिया। ठीक है, बीच में क्या हुआ था, इंडिया हुआ करता था। तो यहां पे क्या हुआ, जो लोकल्स थे, यहां पे जो आर्मी रह रही थी पाकिस्तान की, वो लोकलों पे बहुत ही जुल्म ढा रही थी, बहुत ही क्या था, एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक डेस्पोटिक रूल हुआ करता था। इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया यहाँ के रेजिस्टेंस फोर्सेस को हेल्प कर रहा था उनकी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान रहता तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से खतरा होता। भाई अगर वेस्टर्न फ्रंट पे अगर वॉर हो गई तो जाहिर सी बात है ईस्टर्न फ्रंट पे भी वॉर जरूर होगी, और वो भी साइमल्टेनियसली होगी। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी था ईस्टर्न पाकिस्तान को, या वो उनके जो रेबेलियस थे उन लोगों को क्या करना, उनको प्रोवाइड करना सपोर्ट और उनकी इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर होती है। भाई वो अपनी किसकी मूवी थी, हीरोइन थी अपनी आलिया भट्ट थी, ठीक है, राजी। राजी मूवी भी क्या है, इसी 1971 के वॉर पे बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जो कि कहीं ना कहीं दबी हुई रहेगी हमारे फाइल्स में। खैर, ये कहां से चालू होता है, ऑपरेशन चंगेज खान से पाकिस्तान का। ऑपरेशन चंगेज खान पाकिस्तान का ये था कि जो इंडिया में यहां से इन्होंने फ्लाइट भरी, और जो इंडिया के कस्बे थे, गांव थे, मिलिट्री एयरफोर्स के बेसिस थे, वहां पे बमबारी करी गई। बौखला गए थे यार हम लोगों ने, मतलब इतनी हेल्प कर दी थी इन लोगों की, इनके लिबरल्स की, इनके जो रेडिकल्स हुआ करते थे, जो रूल को ओवरथ्रो करना चाहते थे, उनकी इतनी हेल्प करी थी हमने कि भाई साहब बौखला गए थे। और उन्होंने क्या करा, ऑपरेशन चंगेज खान चलाया। तो नाउ दिस वाज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर, कि मतलब सीधा सीधा वॉर का ऐलान होता है। 16 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान के साथ ट्रीटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन होता है, और बांग्लादेश की हमको क्या देखने को मिलती है, इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। यहीं पे बहुत फेमस स्टोरी है PNS गाजी की, पाकिस्तान नेवी सर्विस के गाजी की, और जो हमारी गाजी अटैक मूवी बनी है ना, वो इसी इंसिडेंट से बनी है। ये विशाखापट्टनम के पोर्ट के पास आ गया था, और ये बहुत ही पावरफुल सबमरीन हुआ करता था उस टाइम पे पाकिस्तान के पास, और इसको फाइनली हमारी नेवल फोर्सेस ने मार गिराया था। फिर आते हैं हम शिमला एग्रीमेंट के बारे में। जुल्फिकर अली भुट्टो के हुआ करते थे उस टाइम पे। जुल्फिकर अली भुट्टो के साथ एक ट्रीटी साइन होती है, जो कि कहां होती है, शिमला में होती है, और उसको क्या बोलते हैं, शिमला एग्रीमेंट। चलिए, जो आपके सैम मानेकशॉ थे, जिनके ऊपर अभी रिसेंटली मूवी आने वाली है आपके विकी कौशल की, तो सैम मानेकशॉ का भी इस पर्टिकुलर वॉर में बहुत ही बड़ा रोल होता था। मतलब आप पूछे नहीं, सैम मानेकशॉ का कभी इंटरव्यू देखिएगा, क्या पर्सनालिटी है यार, क्या पर्सनालिटी है। खैर एनीवेज, 1971 के वॉर के टाइम पे ही बहुत सारे ऑपरेशंस भी चलाए गए, सियाचिन भी भेजा गया हमने, सब तरीके से जो थे, कई सारे ऑपरेशंस हैं यहाँ पे, मेघदूत हो गया, कई सारे ऑपरेशन हो गए। प्लीज़ आप सर्च करिएगा, इनके बारे में वीडियो देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारी शौर्य गाथा है। चलिए आगे देखते हैं। 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये सबसे पहला ऐसा ऑपरेशन था जहां हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा। इसको पोखरण का क्या बोलते हैं, फेज 1 बोलते हैं, पोखरण का फेज 1 बोलते हैं, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का फेज 1 बोला जाता है। यहां पे क्या हुआ, हम 6वें ऐसे देश बन गए जिनके पास क्या आ गई, न्यूक्लियर पावर आ गई। सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब एक टेस्ट होता है। फिर बाद में फेज 2 में 5 बॉम्ब्स और टेस्ट होते हैं, जिनके बारे में आपकी मूवी बनी है, क्या, पोखरण मूवी बनी है। ठीक है, 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1975 डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। भाई साहब इंदिरा गांधी कन्विक्ट हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इन्होंने गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टरशिप का इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इलेक्शन जीता है, उसको हटाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। बहुत सारे भाई साहब, ये एक ऐसा टाइम था पॉलिटिकल सिनेरियो में जो कि डार्क एजेस में माना जाता है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं हत्या मानी जाती है। 1983 अब वर्ल्ड कप विन जाते हैं इंडिया, बहुत ही अंडरडॉग टीम फाइनली विंस द वर्ल्ड कप ऑफ 1983 विथ डिफीटिंग, क्या आपका किसको डिफीट करा था हमने, वेस्ट इंडीज को डिफीट करा था। मूवी भी बनी है ऑफ कोर्स 83 के नाम से। देखिए ये हिस्टोरिक चीजें हैं जहां पे आप मूवी देख सकते हो, जिनके पे बहुत सारी मूवीज बनी है, प्लीज डू वॉच देम समटाइम्स। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब समझिए क्या था यहां पे, क्या हुआ था, ये ऑपरेशन पंजाब में चलाया गया था। ठीक है, पंजाब में कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए थे जो कि एक अलग नेशन की डिमांड कर रहे थे, जिस नेशन का नाम होना चाहिए था खालिस्तान। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था, बहुत अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे अलग अलग लोगों के। तो उनमें से कुछ एक मेजर ग्रुप्स हुआ करते थे जो कि कहां छुप गए थे, गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे। अब भाई साहब ये तो सिखों की रिलीजियस प्लेस है,
तो अब उनको वहां से निकाला कैसे जाए, तो उसके लिए हमारा चालू हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार को सक्सेसफुल बनाने के लिए अजीत डोभाल साहब का, जो हमारे एनआईए के क्या है, एडवाइजर है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो एडवाइजर हैं, उनका बहुत ही बड़ा हाथ था। उनका कभी इंटरव्यू देखिएगा अबाउट ऑपरेशन ब्लू स्टार, वैसा मजा आ जाएगा, क्या रोल प्ले करा है बंदे ने, लिटरली इंडियन जेम्स बॉन्ड। The code name of military operation carried out by Indian security forces to remove the Daminidi Thaskal, Jarnal Singh Bhindranwale and their followers from the building of Golden Temple. टैंक चढ़ा दिए थे और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से इसीलिए इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट में जो सिख कम्युनिटी थी, क्योंकि गोल्डन टेम्पल एक बहुत ही होली प्लेस है, सीक्रेट प्लेस है, वहाँ पे क्या है कि भाई गन्स चलाना, बंदूक चलाना, टैंक चलवाना कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता। तो इस वजह से क्या था, सिखों ने या सिख कम्युनिटी जो थी वो इंदिरा गांधी के बहुत अगेंस्ट हो गई थी और हमको असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी देखने को मिलता है, जो कि उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने कर दिया था। चलिए नेक्स्ट हम देते हैं 1987 ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन बेसिकली किस लिए करा जाता है, ये इस पे मूवी बनी है कौन सी, मद्रास कैफे, जो श्रीलंका में आप जो हमको एथनिक टसल देखने को मिलता है, एथनिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उस टाइम। ये लिट्टे वाली जो कहानी है जो फैमिली मैन सीजन 2 में बताया था, प्रभाकरण और ये वो सब चीजें वो कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट करती हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ था, इंडियन तमिलियंस, वहाँ के तमिल सिन्हालीस, इनके बीच में कोई बहुत सारे एथनिकल डिफरेंसेस चल रहे थे, जिस वजह से एक सिविल वॉर छुड़ा था। तो फाइनली श्रीलंका में पीस कीपिंग के लिए हमारी मिलिट्री ने क्या करा था, ऑपरेशन पवन चलाया था इन 1987। 1988 पे आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसकी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की और बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस की, इंडिया में ही। चलिए 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे उससे पहले बात करते हैं राजीव गांधी के असैसिनेशन के बारे में। तो जो ऑपरेशन पवन था उसी के अगेंस्ट क्या था, तमिलियंस ने क्या करा था, ये कहीं ना कहीं इनसे भी खफा हो गए थे और फाइनली राजीव गांधी जी का भी जो है असैसिनेशन हमको देखने को मिलता है। फिर आते हैं आपके नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के टाइम पे श्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, और इन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी, हमारे पास सिर्फ 3 से 4 दिन का खाना बचा था भाई साहब, पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं यही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं हमको आज की स्थिति में लेकर आते हैं, आज की कंडीशन में हमको एक 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हेल्प कर रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं 1992 में बाबरी मस्जिद के कांड के बारे में। भाई बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, अनदर ब्लैक डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही हमारे यहाँ पे क्या कम्युनिकल राइट्स हमको देखने को मिलते हैं। खैर 1999 कारगिल वॉर अपना आता है ऑपरेशन विजय टाइगर हिल पे। हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो इसी ऑपरेशन में शहीद हुए थे, और तो और है बहुत सारे जवान हमारे थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, शहादत को हो गए, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ दी हमारी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में, हमारी प्राइड को बनाने में। तो प्लीज़ ऑफ कोर्स इस पे भी मूवी बनी है शेर शाह, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा का क्या होता था, कोड नेम हुआ करता था। तो प्लीज़ कई सारी हिस्टोरिक मूवीज़ हैं जो कि बहुत एक्साइटिंग है, उनकी रियल लाइफ उस टाइम की सिचुएशन क्या है, कहीं ना कहीं अपन उसमें जाते हैं तो क्या है, बहुत ही एक्साइटमेंट हमको देखने को मिल जाता है। खैर नेक्स्ट हम बात करते हैं 2000 के बारे में। 2000 में आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे स्टेट नए बनाए गए थे, उनमें से कुछ जो मेजर स्टेट बनाए गए थे, भाई एमपी से टूट के बना क्या छत्तीसगढ़, बिहार से टूट के बना झारखंड, और यूपी से टूट के बना क्या उत्तराखंड। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था 2000 में, और ये 3 नए स्टेट हमको देखने को मिलते हैं। 2001 की बात करते हैं, बहुत ही भीषण अर्थक्वेक कहां देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन इंडिया। 2002 गुजरात कम्युनिकल राइट्स के बारे में बात होती है, हिंदू मुस्लिम दंगे, बहुत ही सीवियर मैटर, बहुत ही सीवियर मोड ले लेते हैं कहीं ना कहीं वायलेंस का। 2004 सुनामी, आप सब जानते हैं कि भाई दिसंबर में क्या हुआ था, सुनामी आई थी, और हमारा जो कोस्टल एरिया था, हमारा ईस्टर्न कोस्ट और हमारे जो आइलैंड थे वो काफ़ी बहुत ही डेवस्टेटिंग तरीके से क्या हुए थे, इम्पैक्ट हुए थे। साथ ही साथ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे देश जो थे कहीं ना कहीं क्या हुआ था, बहुत इम्पैक्ट हुआ था। मैं एक थोड़ा सा आपको दे देता हूँ एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिस पे कि ये कहाँ हुआ था और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक गया था। चलिए ये है आपका क्या, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका हो गया, यहाँ इंडिया आ गया, म्यांमार,
और फाइनली हमको यहां देखने को मिलता है क्या, सुमात्रा। यहां से वो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, ये एक अंडर वाटर अर्थक्वेक था, अंडर वाटर सी फ्लोर अर्थक्वेक था, और ये फैलता 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 इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका तक। सोचिए कितना भयंकर अर्थक्वेक होगा जिसने इतनी बड़ी सुनामी लेकर आती। समझिए अर्थक्वेक क्या है, एक टाइप का फोर्स है। एक बर्तन लीजिए थोड़ा सा डोंगा टाइप का, और मतलब मैं तो बोलूँगा जिसमें मम्मी आटा गूंथती परात ना, उसमें बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके रखिएगा और नीचे से टैप करिए, ठीक है। तो आपका टैप क्या होगा, एक फोर्स हो गया, तो जैसे ही वो टैप होगा ना उसमें लहरें देखने को मिल जाएगी आपको पानी में, राइट। तो यही बेसिकली इंपैक्ट हुआ था। सी फ्लोर के नीचे अर्थक्वेक आया, दो प्लेट टकराई, उससे क्या हुआ, एक अर्थक्वेक जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स से वाटर में डिस्टर्बेंस होता है और इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं कि भाई साहब पूछो मत, कुछ तो 30 फीट से ऊपर भी लहरें हमको देखने को मिल जाती हैं। खैर, सुनामी के बाद हम बात करते हैं 2006 इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। हमारे जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनका इस डील में बहुत बड़ा हाथ था यूएस को समझाने के लिए और अल्टीमेटली यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील जो है उसको फाइनलाइज करने में। 2007 की बात करते हैं, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमको देखने को मिलती है, श्री प्रतिभा पाटिल हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं, 2008 चंद्रयान लॉन्च 1 होता है, चंद्रयान 1 लॉन्च होता है। 2013 मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, मॉम। इस पे भी आपकी मिक्सचर बनी है क्या, मंगलयान, ठीक है। 2013 में लॉन्च होता है ये, और बहुत ही सक्सेसफुल मिशन इसरो का, कहीं ना कहीं इसरो को ये आगे 10 साल आगे तक पहुंचा देता है। चलिए 2015 इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करा जाता है और एक पैक्ट साइन करा जाता है। 2017 जीएसटी इंप्लीमेंट करा जाता है इंडिया में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक अपने आप में डिसीजन था, बहुत ही पॉलिटिकल पावर विल। 2019 सबसे खुशहाली का दिन भाई साहब, आर्टिकल 370 और 35A जो है हमारे यहाँ से निकाल दिया जाता है, और तो कश्मीर को एज ऑलवेज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया प्रॉपरली जो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको हटा के उसको तरीके से एक यूनियन टेरिटरी बना के हम अपने उसमें फॉर्मली एक्वायर करते हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसा मुद्दा हुआ करता था कश्मीर का जो कि बहुत अनस्टेबल था, और ये आर्टिकल हटाने के लिए जो कि स्पेशल स्टेटस देते थे, आर्टिकल 370 एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन देता था जम्मू कश्मीर को, उस चीज को हटाने के लिए ट्रस्ट मी बहुत सारा पॉलिटिकल विल चाहिए, जो फाइनली मोदी गवर्नमेंट में हमको देखने को मिलता है। फाइनली 2020 एक ऐसा माहौल जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। मार्च की बात करते हैं भाई साहब, इंडिया अनाउंसेस टोटल लॉकडाउन। टोटल लॉकडाउन इंडिया में लग जाता है, कोविड फैलता है, सेकेंड वेव आती है, हमने बहुत ही नियर एंड डियर लोगों को खोया है, फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो एरा था ये 2020 वाला, कहीं ना कहीं क्या हमारे दिलों पे बहुत ही गहरा घाव करके गया है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे आपके क्या पोस्ट हमारे इंडिपेंडेंस में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अदर मोर इवेंट्स, बहुत सारे अदर इवेंट्स हैं, बट हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो भी मेजर चीज़ें हुई हैं हमारे इंडिया में आफ्टर 1960, जिसका दुनिया पे भी इम्पैक्ट हुआ है, साथ साथ हमारे यहाँ पे भी इम्पैक्ट हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे भाई जैसे मान लीजिए आपका उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, भाई बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गई, हमारे अभिनंदन साहब हो गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बट कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मिलकर एक नई पहल हमारे लिए, आपके लिए भी। क्या आपका magnetbrains.com, magnetbrains.com एक ऐसी साइट है जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस, सारा कंटेंट जो है प्रॉपर कैटेगराइज्ड वे में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब YouTube पे जाने की जरूरत ही नहीं। साथ ही साथ हम हमारा एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं, फिलहाल इट्स ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर, बट प्लीज डू चेक इट आउट। अब आप लोग ऑलरेडी जेन जी हो यार, आप लोगों को कुछ टेक्नोसावी ऑलरेडी हो, कुछ ज़्यादा वॉक ओवर की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अ लिटिल मच ऑफ वॉक ओवर। जैसी साइट आओगे आपके सामने ये पेज खुलेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे, ये पूरी लिस्ट दी हुई है, जो पढ़ना है उस टैब पे क्लिक करो। जैसे मैं आपको मिलूंगा कहाँ, ओलंपियाड में, ओलंपियाड पे क्लिक करोगे या किसी भी टैब पे क्लिक करोगे, जो अभी आपको पढ़ना है। याद रखना कि बेटा क्लास जरूर जो है ना सही से सिलेक्ट करना, क्लास सिलेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको क्लास 9th का नेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड, नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड पढ़ा रहा हूं। तो देखो जो भी ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं ना आपको, आपके सब सामने आ जाएंगे, सब सर लोग मैडम लोग आपके सामने आ जाएंगे और बोलेंगे सबके नीचे क्या है, वॉच नाउ है। क्या है, वॉच नाउ है। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे नया पेज खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा।
घबराना नहीं है, नीचे आ जाओ फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पूरी की पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लेक्चर की डिटेल देखने को मिल जाएगी। प्लस पे क्लिक करोगे और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा जहां पे आपको फाइनली वॉच नाउ का बटन देखने को मिलता है। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करा, आपके सामने तुरंत यूट्यूब प्लेयर आ जाएंगे, कहीं आपको रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक कॉपी करने के लिए नहीं दी जाएगी, कोई और पेज नहीं खुलेगा, सीधा यूट्यूब प्लेयर जो है विद सेम फंक्शनलिटी आपके सामने इसी पेज पे खुल जाएगा। क्वालिटी ऊपर नीचे करो, स्पीड आगे पीछे करो, जो आपकी मर्जी है वो करो। ये बेसिकली हमारी तरफ से पहल थी आपकी एजुकेशन क्या और थोड़ी एक्सेसिबल बनाने की। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट जरूर करिएगा, मैं पर्सनली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ऑफकोर्स आपने कर दिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।